हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोबाइट्स, जहां हम लोग सीखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट हम लोग अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो ईयर 2022 और 23 के लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आने वाले एग्ज़ाम के थ्योरी सिलेबस को डिटेल में देखेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे, सेगमेंट वाइज देखेंगे कि कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं हमारे सिलेबस में और किस यूनिट को सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे, हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी रहेगी। इसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस चैप्टर को हमको कितना टाइम देना चाहिए। और चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो यहाँ से हमको एक आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमको पढ़ाई किस तरह से करनी है। और जितने भी चैप्टर मैं यहाँ पर आज मेंशन करूँगा, इन सभी चैप्टर के रैपिड रिवीजन लेक्चर्स भी बाद में अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग लगातार फॉलो करते रहिएगा इन वीडियोस को और फटाफट अपना रैपिड रिवीजन कंप्लीट करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट अपने थ्योरी सिलेबस को देखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ थ्योरी सिलेबस के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है, जिस टेबल में हमने यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 लिखा है, और उसमें यूनिट के नाम और उनके लिए जो मार्क्स सीबीएसई बोर्ड ने अलॉट किए हैं वो भी लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो काउंटिंग स्टार्ट की गई है वो यूनिट 6 से की गई है। इसके पहले की जो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हैं वो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अभी उन्हें को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे यूनिट 6 पर आ जाते हैं। तो जो हमारे सामने टेबल दिख रही है, इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और लास्ट यूनिट यानी यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दी गई है। फटाफट हम लोग सभी यूनिट्स के अंदर डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। अच्छा, इन चैप्टर्स में जाने से पहले एक बार मार्क्स को भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को मार्क्स को देखने पे पता चलता है कि यूनिट 7 यानी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए गए हैं, और उसी तरह से यूनिट 10 यानी हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट को मिनिमम मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, इससे हमें साफ पता चलता है कि किस यूनिट पे हमको सबसे ज़्यादा एफर्ट करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने यूनिट 6 की तरफ, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 में 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग एक एक करके चैप्टर्स को देखते हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने रहेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जो हमको टॉपिक देखने को मिलेंगे इम्पॉर्टेंट, वो टॉपिक हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, alternation of generation, फ्लावर। यहाँ पे हमको फ्लावर का डिटेल डायग्राम, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स, फ्लावर के जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनका डायग्राम, उनका फंक्शन, स्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, इस तरह के टॉपिक्स इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेंगे।
अगर इस चैप्टर में मुझसे कोई पूछे कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसको मानते हैं जिसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। परेशान नहीं होइए, जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का रैपिड रिवीजन करेंगे तब हम लोग बहुत डिटेल में इस सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से स्टडी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये आइडिया ले रहे हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक पे कि हमको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ने को मिलने वाला है। तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैमेटोजेनेसिस, मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल है तो oogenesis। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम लोग केस स्टडी भी देख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन्स जो हैं उनको लेकर के भी सवाल अलग अलग तरह के आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के लिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स की डिजीजेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, and last but most important infertility and few techniques related to infertility। तो इस चैप्टर में अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपको क्या लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो मैं बोलूँगा फैमिली प्लानिंग और उसके ऊपर का शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई जो टेक्निक्स हैं उनको वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को एक एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कहीं छूट ना जाएँ और आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस तरह से ये यूनिट ख़त्म हो रही है और हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर पहुँचेंगे जिसका नाम है यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, लॉन्गेस्ट यूनिट भी यही है और मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट भी यही है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सामने आने वाले हैं और हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में एक बार फटाफट जानना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर इस यूनिट में हमको देखने को मिल रहा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वो है जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे, हेरिडिटरी के बारे में जानेंगे, हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के हीरो या पूरी जेनेटिक्स के हीरो सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनके जो लॉज थे जेनेटिक्स के उनके बारे में हम जानेंगे। और पूरा का पूरा चैप्टर फिर इसी लॉ के ऊपर ही रोटेट करता रहेगा, इसी के ऊपर वो टिका रहेगा और इसी के अराउंड हम सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। हम लोगों को यहाँ पर मेंडल्स लॉ के डेविएशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंडल्स लॉ के जो अलग अलग तरीके थे जिनसे उन्होंने किया था फर्टिलाइजेशन या एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इनके बारे में हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हमें इसके जब डेविएशंस पढ़ेंगे तो हम कोडोमिनेंस पढ़ना शुरू करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना शुरू करेंगे, लिंकेज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।
इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें से हम लोगों को डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलेंगी। तो सभी लोग अपने दिमाग में इस बात को ज़रूर रखेंगे कि इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं और इसी हिसाब से हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी नज़र से कहीं छूट ना जाए। जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ इस लेक्चर में बता रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें कहीं नोट डाउन जरूर करते रहिएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन के समय किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग एक स्टेप आगे चले जाते हैं। जो मेंडल्स लॉ या जो जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अब हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे स्टडी करना शुरू कर देंगे डीएनए की और आरएनए की। और जैसे ही हमने डीएनए और आरएनए की स्टडी करनी शुरू करी, हमारे चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहीं पर आकर के ख़त्म भी हो जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में आप डीएनए और आरएनए के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। डीएनए का डायग्राम, डीएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक मॉडल, टाइप्स ऑफ डीएनए, उसी तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन। फिर आरएनए पे हम आ जाएंगे। आरएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए के टाइप्स कौन कौन से हैं। मेजर 3 टाइप्स आरएनए के हम लोग पढ़ते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे और यही दोनों टॉपिक इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इवोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग इवोल्यूशन के प्रोसेस और उसकी थ्योरी के बारे में कुछ जानना शुरू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारी अर्थ पे लाइफ का जो स्टार्टिंग हुआ है वो किस तरह से हुआ है और ये हमारे इवोल्यूशन वाले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज देखेंगे कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है हमारी अर्थ पे, किस तरह से हमारी लाइफ, हमारी जो अर्थ पे जो लाइफ है वो किस तरह से प्रोसेस कर रही है। इस चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ये छोटा सा चैप्टर हमको देखने को मिलेगा। कोई बहुत ऐसे सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, इसलिए बहुत इस चैप्टर में परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि इसमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ और बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है, उसके जो स्टेप्स हैं उनको हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन वाले पोर्शन में पहुंचेंगे। बाकी इस चैप्टर से कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते हैं। जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो किस तरह का बना हुआ था, उसकी क्या खास बातें थी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की उम्मीद है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता इस चैप्टर में नहीं रहेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनिट 7 का सबसे छोटा और सबसे इजी जो चैप्टर है वो हमारा इवोल्यूशन ही होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं फटाफट। यूनिट नंबर 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 8 दैट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ। तो जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ डिजीजेज पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम लोग कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं कि इस डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा। इसके अलावा इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप करती है, इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही है उसमें जो एंटी बॉडीज़ जो बन के तैयार हो रहे हैं वो एंटीबॉडी का डायग्राम भी पूछा जा सकता है, एंटीबॉडीज़ के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। और इस चैप्टर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
जैसे एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन, इस तरह के टॉपिक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन पे शॉर्ट नोट या शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। डिजीज़ और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इम्यूनिटी के ही अंदर हमको एक टॉपिक जो देखने को मिलता है वो है एंटी बॉडीज़। तो आपको इस चैप्टर से यही याद करना है कि इम्यूनिटी कितने टाइप की है, इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप हो रही है, एंटीबॉडीज़ कितने टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये कहीं ना कहीं हमारी अप्लाइड बायोलॉजी का एक पार्ट है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम लोग किस तरह के काम ले सकते हैं। तो हम लोग माइक्रोब्स का रोल देखेंगे अलग अलग लेवल पे, जैसे हम लोग अपने घर में किस तरह से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको इंडस्ट्रियल स्केल पर किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, माइक्रोब्स से किस तरह से मेडिसिन को बनाया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स को बनाया जा सकता है, अलग अलग तरह के एसिड्स को या एंजाइम्स को हम लोग किस तरह से माइक्रोब्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे माइक्रोब्स हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे, माइक्रोब्स कैसे हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये हम लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप बताइए नहीं सर कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, तो मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म में एक क्वेश्चन जरूर याद करिए कि माइक्रोब्स का क्या बेनिफिट है हमारे पास। उसके अलावा अगर छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम आ जाते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोई एंटीबायोटिक किस माइक्रोब से हमें मिली है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, दैट इज़ बायोगैस। तो जब हम लोग अपने चैप्टर में पहुंचेंगे, इसका रैपिड रिवीजन करेंगे, वहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से डिटेल में देखेंगे। तो फटाफट आप लोग इन सारे टॉपिक्स को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग जब रैपिड रिवीजन वाले लेक्चर्स पे पहुँचे तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। बार बार वीडियोस को देखते टाइम आप पॉज ज़रूर करिए, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको कहीं पर नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद में आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि आप लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें कहीं आपसे कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आ रहा है वो है यूनिट नंबर 9, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी ये हमारी अब तक की जो हमने साइंस पढ़ी है उसका सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर हम लोग डीएनए को मैनिपुलेट करना सीखते हैं और उससे हम लोग अपने लिए फ़ायदे की जो चीज़ें हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले वाले पार्ट में यानी चैप्टर 1 में हम सीखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और अलग अलग तरह के प्रोसेसेस, और दूसरे चैप्टर में ये जो प्रिंसिपल और प्रोसेसेस हैं इनको यूटिलाइज करके हम किस तरह से अपने बेनिफिट की चीज़ों को बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दोनों चैप्टर्स में हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, ये अपने आप में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन मॉडिफाइंग अ डीएनए सेगमेंट। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको बनाने का जो तरीका है उसके प्रोसेस को आप स्टेप वाइज एक्सप्लेन करिए। इसके अलावा क्लोनिंग के लिए क्वेश्चंस छोटे छोटे से आ सकते हैं कि क्लोनिंग बताइए कि क्या होती है। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है, पूछी जा सकती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल हमें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स थे, जो प्रोसेस था, उसको यूटिलाइज करके हमने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं और उनसे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो सीधे सीधे डायरेक्टली आपसे ट्रांसजेनिक
एंटाइटीज़ के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए भाई कि जो बीटी कॉटन है या बीटी बेंजल में है, इसमें बीटी का क्या मतलब है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए सेगमेंट बैक्टीरिया से करके यूज़ किया जा रहा है, उस डीएनए सेगमेंट को क्या कहते हैं। तो इस तरह के सवाल इस चैप्टर में हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसी चैप्टर में 2 लीगल टॉपिक भी आ जाते हैं, उन दोनों लीगल टॉपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक का नाम है बायो पायरेसी और दूसरे का नाम है बायो पेटेंट। तो ये 2 टॉपिक भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जो कि लीगल एस्पेक्ट हैं हमारे। तो जब हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पहुँचेंगे तो हम लोग बायो पायरेसी और बायो पेटेंट को भी देखेंगे। एक बार इस बात को फिर से समझ लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर्स में हमको जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का है और जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, किस तरह से डीएनए को रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से मॉडिफाई किया जा रहा है, वो सारे स्टेप्स, उस प्रोसेस के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे यूनिट 9 के, और चैप्टर नंबर 2 में आप एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद में हमें जो चीज़ें मिली हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं और इन चीज़ों से हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। और इसी चैप्टर के एंड में आपको नया टॉपिक जो देखने को मिलता है, वो जो लीगल टॉपिक है जिसको हम लोग बायो पायरेसी और बायो पेटेंट कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हमारी जो यूनिट आती है, लास्ट यूनिट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम लोगों ने अपने टेबल को अभी ठीक से देखा तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि लास्ट यूनिट हमारी जो है, उस यूनिट में सबसे कम मार्क्स को अलॉट किया गया है। अगर आप ठीक से देखें तो केवल और केवल 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपकी सबसे आसान यूनिट है, इससे इजी कोई भी यूनिट आपके पास नहीं है। पूरी तरह से थ्योरी डिपेंडेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके कठिन नहीं होते हैं, पढ़ना इसको बहुत आसान होता है। इसलिए आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 10 मार्क्स की यूनिट है तो हम इसको छोड़ दें या इसके टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके यूनिट 10 से ही आएंगे। ठीक है, तो इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझना बहुत आसान है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं रहेगी। तो फटाफट हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 10 के चैप्टर नंबर 1 में, जहां हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशंस की डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग जो हम लोग इकोसिस्टम्स पढ़ने जा रहे हैं या इकोलॉजी जो पढ़ने जा रहे हैं, उसकी कौन कौन सी अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इकोलॉजी जो है उसके अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली दिखाई पड़ेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका रिलेशन प्लस उसकी स्टडी किस तरह से करी जाए, ये टॉपिक हम लोगों को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आता है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे और अलग अलग जगहों पे मौजूद अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स को हम लोग डिटेल में देखना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के एक अलग अलग इकोसिस्टम्स में कौन कौन से तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वहाँ का फूड का पैटर्न क्या है या लिविंग का पैटर्न कैसा है। फिर हम लोग फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड्स हम देखेंगे, अलग अलग टाइप के बायोवेट के हिसाब से हम लोग पिरामिड देखेंगे, एनर्जी का पिरामिड देखेंगे, हम लोग नंबर का पिरामिड देखेंगे। हम लोग इस तरह के टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोसिस्टम्स का चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट चैप्टर जो हमारे सामने है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी एंड इसके कंजर्वेशन से क्या फ़ायदे होंगे, या अगर बायोडाइवर्सिटी कहीं पर घट रही है तो उसके क्या नुकसान होंगे। प्लस हम लोग बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग जो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बचाने के लिए या उनके
जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ क्रिएट कर रही है, किस किस तरीके से उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में आ सकता है कि कौन सा बॉटेनिकल गार्डन किस जगह पर मौजूद है, कौन सा पार्क कहाँ पर मौजूद है, किस पार्क में कौन से ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस एनिमल को कहाँ पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के सवाल यहाँ आएंगे। तो एक तो ये लॉन्ग मैंने आपको बताया व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ टू कंजर्व इट। इसके अलावा वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि ये बॉटेनिकल गार्डन या ये पार्क या ये सेंचुरी किस जगह पर मौजूद है। तो जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाले चैप्टर पर पहुंचेंगे तो हम इस टॉपिक को एक बार फिर से डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जो ये वीडियो देख रहे थे अभी तक, जो हमारा ये आज का टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ को पढ़ा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को एक बार देख रहे थे ताकि हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने पास एक चेकलिस्ट बनाइए। जब आप लोग अपने पास एक चेकलिस्ट बना लेंगे तो उसमें एक प्रॉपर इंडेक्सिंग करिए और उस इंडेक्स को फॉलो करते हुए आप अपने चैप्टर्स को फटाफट एक एक करके ख़त्म करते जाएं और उनके सामने ऐसे 1 बाय 1 टिक करते जाएं। तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि आप अपने सिलेबस का कितना % पोर्शन आप ख़त्म कर चुके हैं, कितने % पोर्शन पे आपका अच्छा कमांड आ चुका है। अगर मार्क्स के एलोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले जो यूनिट फिनिश करनी चाहिए वो है यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसके बाद में हमें यूनिट नंबर 6 को फिनिश करना चाहिए। उसके बाद में यूनिट 8 और 9 में से कोई भी यूनिट हम पहले फिनिश कर सकते हैं। पर अगर हम ये देखें कि हमें टाइम कम कहाँ लगेगा तो हमें यूनिट नंबर 8 को पहले ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ईजी यूनिट है, छोटी यूनिट भी होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर यूनिट 8 को उसके बाद में ख़त्म करिए। लास्ट आप जो यूनिट पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे आप यूनिट 10, क्योंकि इसमें सबसे कम मार्क्स अलॉटेड है, प्लस ये बहुत इजी है। इसको ख़त्म करने में आपको मुझे नहीं लगता है कि 2 से ज़्यादा दिन लगने चाहिए। अगर आपने साल भर में ठीक ठीक पढ़ाई करी है तो 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं यूनिट 10 को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। प्लस आगे आने वाले जो रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को हर लेक्चर जो है वो 30 मिनट से ऊपर का ना जाने पाए, ताकि 30 मिनट में ही आपका एक एक चैप्टर ख़त्म होता चला जाए। तो जितने भी चैप्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर आप लोगों का आएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे साथ में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होने पाए। तो फटाफट से आप लोग अपने लिए एक चेकलिस्ट, एक इंडेक्स क्रिएट करिए और उसको क्रिएट करने के बाद में आपको बहुत हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी पढ़ाई को किस तरह से आगे करना है। यदि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा ये चाह रहा है कि सर आप मुझे बता दें कौन सा मैं पैटर्न फॉलो करूं, तो ये मेरा सजेशन है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 7 ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद में यूनिट नंबर 6 ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद में यूनिट नंबर 8 ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद में यूनिट नंबर 10 ख़त्म करनी चाहिए, और सबसे लास्ट में आपको जो यूनिट ख़त्म करनी चाहिए वो है यूनिट नंबर 9, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो जो मेजॉरिटी का पोर्शन है आपका वो पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट में आप यूनिट नंबर 9 को ईजिली धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी यूनिट में आपको 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा धैर्य रख करके पढ़िए, धीरे धीरे आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आपको आने वाले वीडियोस में सभी चैप्टर के रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो मेक योर चेकलिस्ट एंड गो फॉर इट। थैंक यू।